प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो उसके लिए मैं दुमका जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को बता रहा हूँ। ये एक प्रोफेसर द्वारा तैयार किया गया है जो हाथ से लिखा हुआ है, तो उसी को मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि इसको विशेष शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला है आपका क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो आप देख सकते हो 1990। सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1917। किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था? तो नरसिम्हा राव ने। 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान। कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था? तो इराक ने। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया? तो तेलुगु। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? भारत। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार देख रहे हैं आ रहा है। दक्षेस या सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू। निम्नलिखित में से किस देश का नाटो का नेतृत्व किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था? तो वीपी नरसिंह राव ने। भारत का लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेधा पटनायक निम्नलिखित में किस आंदोलन से संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? हेग में। रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? लेनिन ने। संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। दूसरा आम चुनाव भारत में किस वर्ष हुआ था? तो 1957। वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मामला है? तो वैश्विक सुरक्षा। दक्षेस या सार्क नामक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1985। निम्नलिखित में से कौन राज्य उत्तरी पूर्वी भारत की 7 बहनें में शामिल नहीं है? तो उत्तराखंड। भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वीपी सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। 1952 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? तो रियो डी जेनेरियो। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? कांग्रेस पार्टी। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो बहुदलीय। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1971। निम्नांकित में कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो मानवाधिकार। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो P.C. महालोनविस। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? उत्तराखंड। 1962 में भारत किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? तो चीन के साथ। अब यहाँ से आपका विषयनिष्ठ प्रश्न है। अब देखिए ये हाथ से लिखा हुआ है, प्रोफेसर द्वारा तैयार किया गया था। ये दुमका जिला प्रशासन द्वारा इसको तैयार करवाया गया था। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है नियोजित विकास से आप क्या समझते हैं? तो नियोजित विकास का आशय कम से कम व्यय द्वारा उपलब्ध साधनों का उपयोग करते हुए पूर्व निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने से है।
दूसरा है मार्शल योजना के क्या उद्देश्य थे। तो यूरोप के देशों को वित्तीय सहायता देकर उनके आर्थिक पुनरुत्थान के माध्यम से वहां साम्यवादी विस्तारवाद को रोका जाए। फिर है एक ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं। तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात संपूर्ण विश्व के देशों पर अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हुआ, मानो वे अमेरिका के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। 9/11 से आप क्या समझते हैं। तो 9/11 का आतंकवादी हमला अमेरिका में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था। इस हमले में 3000 लोग मारे गए थे। अमेरिका में महीना पहले और तिथि को बाद में कहने का रिवाज है, इसी घटना को 9/11 कहा जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन किस वर्ष तथा कहाँ संपन्न हुआ था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। केरल मॉडल क्या है। केरल मॉडल शिक्षा से संबंधित मानक शिक्षा की एक मॉडल है। वहां पर प्रत्येक बच्चियों के संदर्भ में शिक्षा में की प्रगति के लिए एक कार्यक्रम मॉडल के रूप में लागू किया गया। वहां पर एक नारा सब पढ़े सब बढ़े दिया गया। मंडल आयोग की क्या सिफारिश थी। तो 1978 में गठित मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश थी कि अन्य पिछड़ी जातियों को सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण प्रदान किया जाए। फिर है आपका ग्लासनोस्टर से आप क्या समझते हैं। तो खुलापन अर्थात समाज को खोलो, जिसके अंतर्गत गोर्बाचेव ने लोगों को विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की। स्वतंत्रता के समय भारत के समझ विकास के कौन कौन से मौके थे। तो स्वतंत्रता के समय भारत के समय विकास के 2 मॉडल थे। यहाँ कौन कौन मॉडल थे सो है। तो 2 मॉडल थे, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। आसियाना के 4 प्रमुख उद्देश्य को लिखिए। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों ने अगस्त 1967 में आसियाना नामक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, सैनिक टकराव को टालना और बातचीत के द्वारा समस्या का हल करना। आर्थिक विकास को तेज करना। सदस्य देशों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना। साझे हित के मामलों में परस्पर सहायता व सहयोग बढ़ाना। सदस्य देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना। ओजोन परत में छिद्र का वर्णन करें। तो पृथ्वी से ऊपर समताप मंडल में ओजोन गैस की एक परत है। ओजोन गैस में पराबैंगनी किरणों को अवशोषण की क्षमता होती है, जिससे पृथ्वी वासियों की रक्षा होती है। लेकिन वनों की अंधाधुंध कटाई से हरियाली की मात्रा कम हो रही है तथा कार्बन डाइऑक्साइड व क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में निरंतर वृद्धि से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसी को वैश्विक ताप वृद्धि या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसी कारण ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं, जिससे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे मार कर रही है। इससे चर्म से संबंधित बीमारी होने की अधिक संभावना होती है। गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ में सुधार के कारण बताएं। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति गोर्बाचेव बने। सोवियत संघ धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा था, जिसके कारण गोर्बाचेव सुधार के लिए बाध्य हुए। सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश अंश या पैसा परमाणु हथियारों और सैन्य साजो सामान पर खर्च किया, जिससे सोवियत संघ अंदर पैसे की कमी होने लगी। फिर है दूसरा, सोवियत संघ ने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने गुट के देशों के विकास पर भी खर्च किए, ताकि वे सोवियत नियंत्रण में बने रहे। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना तथा बाद में सोवियत इसका प्रबंधन नहीं कर सका। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 1917 से 1951 तक शासन किया और यह पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी, उन्हें आभास हुआ कि वे पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ चुके हैं। सोवियत संघ में नस्लीयता और संप्रभुता के भावों के उभार ने भी गोर्बाचेव को सुधार के लिए बाध्य किया। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था। तो 11 सितंबर 2001 को इस्लामी कट्टरवादियों ने अमेरिका के 2 नगरों पर प्रहार करके न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। इसके पीछे अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन का हाथ होने की संभावना को बताया गया। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था, जहां ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था। अतः 2001 में अमेरिका
और उसके कुछ सहयोगी देशों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करके वहां तालिबान का शासन गिरा दिया। राष्ट्रपति बुश ने यह आरोप लगाया कि ऐसे आतंकवादी शक्तियों को इराक की गुप्त सहायता मिल रही है जहां जन संहार हथियार रखे हुए। इसलिए 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला करके सद्दाम हुसैन की अधिनायकवादी शासन को मिटा दिया गया। इसी अभियान को ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कहा गया है। वैश्विक सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो संकुचित अर्थ में वैश्विक सुरक्षा का आशय विश्व के मनुष्यों की सुरक्षा है, परंतु व्यापक अर्थ में विश्व स्तर पर समस्त मनुष्यों की सुरक्षा के साथ साथ उसके चारों ओर घिरे वातावरण प्रकृति की भी सुरक्षा से, जिसे जीने के लिए स्वस्थ माहौल मिल सके। पृथ्वी पर कुछ संपदा ऐसी भी है जिस पर किसी राज्य का अधिकार नहीं हो सकता, जैसे वायुमंडल, अंतरिक्ष, खुला समुद्र व समुद्र का तल एवं अंटार्कटिका। इसी को सांझी संपदा कहते हैं। इसकी सुरक्षा का दायित्व सभी देशों पर है। कोई राज्य सांझी संपदा या साझे संसाधनों का ऐसा उपयोग नहीं कर सकता वो आगे चलकर समूचे समुदाय को हानि पहुंचाए। इस धारणा के तहत शारीरिक सुरक्षा अर्थात वैश्विक शांति के साथ साथ वैश्विक ताप वृद्धि से सुरक्षा, आतंकवाद से सुरक्षा, ब्लड फ्लू, एड्स, HIV आदि महामारियों से सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा भी है। अमेरिकी वर्चस्व से आप क्या समझते? तो अमेरिकी वर्चस्व का अर्थ है विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका का प्रभुत्व और उसकी श्रेष्ठता। 1951 में जब सोवियत संघ नामक संगठन का पतन हो गया तो पूरे विश्व के देशों में अमेरिका ने अपनी वर्चस्व स्थापित किया। निम्न तथ्यों से विश्व स्तर पर अमेरिकी वर्चस्व स्पष्ट होता है। पहला, सैन्य शक्ति के अर्थ में तो आज अमेरिकी मात्र एक महाशक्ति है। इसके पास विशाल थल सेना, जल सेना व वायु सेना है तथा हर प्रकार के परमाणु व परंपरागत हथियार है। विश्व के सभी देशों पर उसका वर्चस्व स्थापित हो गया। अफगानिस्तान व इराक पर आक्रमण करके वहां अपने विरोधियों का शासन मिटा देना इसी अद्वितीय सैन्य शक्ति के कारण हुआ। दूसरा है वैश्विक अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, जिसके कारण यह विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। अमेरिका ने उद्योगपतियों का वर्चस्व विश्व के सभी देशों में स्थापित हो चुका है। अमेरिका का डॉलर मुद्रा में सबसे ऊपर माना गया है तथा विश्व व्यापार में इसका हिस्सा 15% है। सांस्कृतिक अर्थ में तो अमेरिकी संस्कृति का अन्य देशों की संस्कृति व प्रभाव से है। आज के समय में हर देश अमेरिका के संस्कृतियों को ग्रहण करते हुए लोग उसके खान पान, अमेरिकी विचारधारा, जीवन शैली इत्यादि अपना रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है जन आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जन आंदोलन वे आंदोलन होते हैं जो प्रायः समाज के क्षेत्रीय अथवा स्थानीय हितों, मांगों और समस्याओं से प्रेरित होकर लोकतांत्रिक तरीके से चलाए जाते हैं तथा जिसमें विशाल संख्या में लोगों की भागीदारी होती है। उदाहरण के लिए चिप्पू आंदोलन, किसान आंदोलन, दलित पैंथर आंदोलन, आंध्र प्रदेश में ताड़ी विद्रोही आंदोलन, छात्र आंदोलन, नारी मुक्ति और सशक्तिकरण आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन आदि। भारत में 1970 के दशक में विभिन्न सामाजिक वर्गों जैसे महिला, छात्र, दलित और किसानों को लग रहा था कि लोकतांत्रिक राजनीति उनके जरूरतों और मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके लिए चलते ये समूह अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के झंडे के नीचे एकजुट हुए। इस तरह के इनके ये आंदोलन जन आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ से आपका है दीर्घ उतरिए। तो स्वतंत्र भारत के समझ कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ थीं, वर्णन कीजिए। तो 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समझ कई चुनौतियाँ मौजूद थी, लेकिन राष्ट्र निर्माण की मुख्य तौर पर 3 चुनौतियाँ थी। पहला, एकता के सूत्र में बांधना। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियाँ थी। भारत में एकता को बनाए रखना, जिस एकता के बलबूते देश को आज़ादी मिल रही थी उसी एकता को बरकरार रखना। चूँकि भारत हिंदू मुस्लिम दंगों के साथ स्वतंत्र हो रहे थे, भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से असुरक्षा या डर महसूस कर रहे थे। उस समय भारतीय नेताओं के सामने एक ऐसे भारत को गढ़ने की जिम्मेदारी थी जिससे भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए स्थान हो। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग भी, उनकी संस्कृति परंपराएं अलग थी तथा वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। इन्हीं विविधताओं को एकता के सूत्र में रखना बड़ी चुनौती थी। दूसरा है लोकतंत्र की स्थापना करना। तो स्वतंत्र भारत में
समझ। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। भारत शुरू से ही लोकतंत्र को अपनाए हुए था तथा आगे तक लोकतंत्र को बहाल रख सके ये चिंता भारतीय नेताओं को सता रही थी। चूँकि कई विकासशील देशों में शुरू में तो लोकतंत्र को अपनाए, लेकिन आगे जाकर लोकतंत्र को उखाड़ फेंक कर सैनिक या तानाशाही शासन तंत्र को अपनाया, लेकिन भारत ऐसा कभी नहीं चाहता था। भारत में संसदीय शासन पर आधारित लोकतंत्र को अपनाया गया। इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई है कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान आवश्यक होता है, परंतु इतना भर ही काफ़ी नहीं होता। चुनौती यह भी है कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। समाज मूलक विकास। तीसरी चुनौती थी कि ऐसे समाज का निर्माण हो जिससे समूचे समाज का भला होता हो, न कि कुछ एक वर्गों या समूहों का। भारतीय संविधान में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों का तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के इन तत्वों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी की समाप्ति के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत और रूस के बीच संबंधों का वर्णन करें। तो भारत व पूर्व सोवियत संघ के बीच बहुत निकट संबंध बने रहे। गुटनिरपेक्ष देश होने के नाते भारत ने महाशक्तियों के सैनिक गुटों की कटु आलोचना की, लेकिन भारत का सोवियत संघ की ओर ज़्यादा झुकाव था। बांग्लादेश के संकट को देखते हुए अगस्त 1971 में भारत व सोवियत संघ के बीच शांति, मित्रता व सहयोग की संधि हुई, लेकिन यह किसी प्रकार का सैनिक गठबंधन नहीं था। चूँकि अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया, उसे विशाल वित्तीय सहायता दी तथा उसे अपने सैनिक गठबंधनों जैसे सीटों व बगदाद संधि में शामिल किया, अतः भारत को सोवियत संघ की ओर झुकाव निश्चित हो गया। जब अक्टूबर 1962 में चीन ने तथा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो सोवियत संघ ने हमारी सहायता की। निम्न मुद्दे पर भारत रूस संबंध। पहला, कश्मीर के मुद्दे पर सोवियत संघ और भारत का संबंध। तो कश्मीर के मुद्दे पर सोवियत संघ ने सदा भारत का पक्ष का समर्थन किया। 1965 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराया तथा उसके लाहौर क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया था, तो इसके पीछे सोवियत संघ की सहायता छिपी थी। और 1966 में ताशकंद सम्मेलन में भारत व पाकिस्तान के बीच समझौता कराया, जिसके तहत भारत ने लाहौर क्षेत्र से अपनी सेनाएं हटा दी तथा भारत पाक शांतिपूर्ण तरीके से कश्मीर की समस्या समाधान करने को आबद्ध हो गए। दूसरा है बांग्लादेश को लेकर भारत रूस संबंध। 1971 में बांग्लादेश बना। बांग्लादेश के बनने के पीछे भारत की भूमिका है। 1971 में भारत पाक के बीच युद्ध हुआ, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह से युद्ध हार गया था। 1971 के युद्ध में भारत की विजय के पीछे सोवियत संघ की सहायता छुपी थी। सोवियत संघ ने हमारी विशाल सहायता की। अब भारत का सोवियत के प्रति झुकाव बहुत अधिक बढ़ गया है। दिसंबर 2002 में राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की यात्रा की, तब प्रधानमंत्री वाजपेयी के साथ दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर हुए तथा दोनों के बीच सामरिक सहयोग को बढ़ावा देने का निश्चय किया गया। फिर दोनों देशों के बीच सैनिक व सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि हुई है। रूस ने हमारे तारापुर अणुशक्ति केंद्र की ईंधन की आपूर्ति की तथा तमिलनाडु में कुंडलवुलम परमाणु ऊर्जा संधि के निर्माण में अपनी सहायता देने का वचन दिया। जब मई 2005 में रूस ने विजय दिवस की 60वीं वर्षगांठ मनाई तो वाडिवस्टियन सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भाग लिया। जुलाई 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग में आए धनी देशों मतलब G8 के सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री को पर्यवेक्षक की हैसियत से आमंत्रित किया गया। इससे विदित होता है कि भारत के रूसी संघ के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए। तो पर्यावरण के संरक्षण के सुझाव। आज लगभग सभी देशों ने पोषणीय या टिकाऊ विकास की अवधारणा को अपनाया है और संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पर्यावरण के संरक्षण में प्रयत्नशील हो चुके हैं। पर्यावरण के संरक्षण के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला, राज्यों को ग्रीन हाउस गैसों से कटौती करनी चाहिए। विकसित देशों द्वारा इनका बहुत अधिक उत्सर्जन होता है तथा विकासशील देशों पर इसका आरोप लगाया जाता है। इन गैसों से वैश्विक उष्मीकरण की समस्या उत्पन्न हुई है। परिणामस्वरूप ग्लेशियर पिघलने लगे हैं और
समुद्र का जल स्तर बढ़ने से विभिन्न देशों और द्वीपों के डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया है, इसलिए विश्व के हर देशों को ग्रीन हाउस गैसों में कटौती करनी चाहिए। दूसरा है वनों की कटौती में कमी लानी चाहिए। तो इसमें है डिटेल है, वृक्षों के अत्यधिक कटाव के कारण वर्षा में कमी, भू संरक्षण, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो गई है, इसलिए वृक्षों के कटाव पर राज्यों को प्रतिबंध लगाना चाहिए तथा अधिक से अधिक पेड़ पौधे को लगाकर हरियाली को बढ़ाए, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहे। तीसरा, साफ सुथरी तथा प्रदूषण रहित तकनीक के आधार पर औद्योगिकरण का विकास ही राज्य को ऐसे ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जो पुनः नवीनीकरण के योग्य हो। कोयला, खनिज तेल, परमाणु ईंधन उत्पादित ऊर्जा से दोहरी हानि होती है। एक और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा दूसरी ओर इनके समाप्त होने का भय बना रहता है। राज्यों को सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्री ज्वारीय ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा आदि पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए तथा नागरिकों को इसके उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि राज्यों को आने वाली पीढ़ियों को संसाधन उपलब्ध कराने तथा अस्थायी विकास के लिए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे पर्यावरण की संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो सके। 18 है मूलवासी लोगों और उनके अधिकारों के बारे में लिखे। तो विश्व के अनेक देशों में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो किसी क्षेत्र में शताब्दियों से वास कर रहे हैं और अपनी पुरानी सभ्यता व संस्कृति को बनाए हुए हैं तथा आधुनिक सभ्यता या जीवन शैली की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। उनकी अलग पहचान की जा सकती है। उनकी संख्या बहुत थोड़ी है, इसलिए वे देश के अन्य समुदाय के शासनाधीन रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, भारत, श्रीलंका व अफ्रीका के अनेक देशों में ऐसे लोगों की पहचान की जा सकती है। ये जनसमूह उपेक्षित रहे, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने अपनी मांगें उठाकर अपनी विशिष्ट पहचान का परिचय दिया है। मूलवासियों के नेताओं ने 1975 में अपना संगठन का गठन करके अपने आंदोलन को सक्रिय रूप दिया। 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में मूलवासियों के मुद्दों पर एक अस्थायी मंच स्थापित किया। इसका काम मूलवासियों के मुद्दों पर विचार करना है जो उनके आर्थिक व सामाजिक विकास, संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य व मानवाधिकारों से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 13 दिसंबर 2007 को मूलवासियों के अधिकारों के घोषणा अपनाई। इससे उनके संस्कृति, परिचय, भाषा, रोजगार, स्वास्थ्य व शिक्षा के बारे में व्यक्तिगत व सामूहिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इस घोषणा में उनके प्रति भेदभाव की मनाही की गई तथा उससे संबंधित मामलों में उनके पूर्ण व प्रभावी भागीदारी की कामना की गई। साथ ही यह भी कहा गया है कि वे अपनी पृथक पहचान बनाए रखें तथा अपने तरीके से अपना सामाजिक व आर्थिक विकास करें। राजनीतिक जागृति होने से ऐसे लोगों ने अपने अधिकारों की मांग की जो निम्न है। पहला, अपनी अपनी सरकारों को इनकी मांग है कि इन्हें राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत मूलवासी कौम के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। उनकी यह भी मांग है कि उन्हें अन्य जातियों तथा वर्गों के साथ समानता का दर्जा प्रदान किया जाए। तीसरा, मूलवासियों का कहना है कि सरकार उन्हें अपनी अलग पहचान बनाए रखने वाले वर्ग के रूप में मान्यता दे और उन्हें अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों को बनाए रखने तथा उनकी सुरक्षा का अधिकार दे। पास अब बाजार में बेचे जाने के काफ़ी अनाज उपलब्ध हो गया, साथ ही किसानों जीवन स्तर में सुधार हुआ हरित क्रांति के कारण। तो यहाँ से कट गया है बच्चों, ये हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा है। तो हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसी के बारे में यहाँ डिटेल है। इसका क्वेश्चन कट गया है तो इसको तो हम नहीं बता पाएंगे। देखिए यहाँ हरित क्रांति के नकारात्मक, ये आपका हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव है और यहाँ पर आपका हरित, अब इसको फिर से दिखा देते हैं, यहाँ से आपका हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव को दिखाया गया है और यहाँ से आपका हरित क्रांति का नकारात्मक परिणाम को दिखाया गया है कि हरित क्रांति का नकारात्मक क्या क्या प्रभाव पड़ा। जैसे ही कुछ ही क्षेत्र पर रहा, ये केवल अनाज पर ही काम किया, मतलब अनाज में ही वृद्धि किया। तो देख सकते हैं, तो ये सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक नज़र जरूर देख लीजिएगा। ये दुमका जिला प्रशासन द्वारा शिक्षकों से तैयार कराया गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।